हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का पार्ट 2 है 20 अगस्त 2020 के एडिटोरियल्स का। पहले वाले में हमने आर्टिकल नंबर 1 और 2, आर्टिकल नंबर 1 में मेंस्ट्रुअल लीव्स के ऊपर में डिस्कस करा था, आर्टिकल 2 में एनईपी में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर करा था। अभी थर्ड वाले आर्टिकल 4th और 5th को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल हमारा है लूजिंग प्रपोजन ऑन सन ऑफ सॉइल जॉब्स। तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर में जो शिवराज चौहान ने अभी कहा है कि जो डोमिसाइल होगा मध्य प्रदेश का उनको ही जॉब में दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। इसके बाद फोर्थ आर्टिकल जो है वो लीडर अभी फिलहाल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे चाहिए उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और फिफ्थ आर्टिकल जो है वो है मैरिज एज मिसकंसेप्शन। तो कैसे जो कम उम्र की लड़कियों का भी शादी हो जाता है। तो 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब से ऐसा नहीं होगा और 18 साल से बढ़ा करके अब उसको 21 साल कर दिया जाएगा, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग कंसर्न्स होते हैं जिसको एड्रेस किया है इस वाले आर्टिकल के अंदर में। तो हम देखेंगे उसके बाद में। तो पहला आर्टिकल मतलब थर्ड आर्टिकल जो है वो हम शुरू करते हैं सन ऑफ सॉयल के ऊपर में। अभी देखिए, आपको आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर में, जैसे ऐसा कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनका ऐसा कहना है कि अब अगर गवर्नमेंट के अंदर में स्टेट लेवल पे किसी को जॉब चाहिए होगा तो वो मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ जो है कि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन में ये चीज़ लागू हो जाएगा। तो इससे एक जो स्टेट के अंदर में नेटिविज़्म वाला जो एक जो भावना जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। और ये चीज़ अभी नया नहीं है। इससे पहले देखा जा रहा था कि सिर्फ रीजनल पार्टी ही जो है देश के अंदर वही लोग ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जो है कि कांग्रेस और बीजेपी भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए। मिसाल के तौर पे जैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस जो है पहले इस चीज़ को सपोर्ट करती थी, अब जो है कि शिवराज सिंह चौहान की भी जो सरकार है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर में आपका शिवसेना तो सपोर्ट करती ही थी। अब उसके उसमें कांग्रेस उसके साथ अभी सहायक पार्टी के साथ में है, तो वो भी उसको सपोर्ट कर ही रही है। इसके बाद सिमिलर लाइंस आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ये सब जगह पे ये सारा कुछ चल ही रहा है। इनफैक्ट झारखंड में भी अब ऐसा चीज़, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था चीफ मिनिस्टर का, हेमंत सोरेन का, कि वो भी यहाँ पे जो है कि आरक्षण जो है कि झारखंड के ओबीसी और एसटी एससी के लिए बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। तो ये एक जो पूरा स्कीम चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बातें जो है कि अधूरी रह जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नेशनल इंटरेस्ट में है, जो नेशनल इंटीग्रिटी को एक जो ठेस पहुंचता है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आम जनता को हो जाता है। बिकॉज आप देखिए कि हमारे देश में जो पैचेस में जैसे तटिया इलाका जो है, जितना कोलकाता हो गया, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, मुंबई, गुजरात, ये सब जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो सीन होता था। और उसके बाद उस समय वो टैक्स जो था उस वाले स्टेट को थोड़ा ज़्यादा मिलता था, बिकॉज पहले जो हमारा टैक्स का रिजीम था, आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि वैट और ये सब जो पहले जो टैक्स चलता था उसके अंदर था कि जो स्टेट के पास से एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, अगर मान लीजिए मुंबई से दिल्ली आ रहा है सामान, अगर मुंबई भेज रहा है दिल्ली को सामान, तो मुंबई टैक्स रखता था बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या है कि स्टेट की रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और उस वजह से अब जब स्टेट की रेवेन्यू बढ़ती थी तो वो स्टेट जो है वो अपने अंदर खर्च करता था उस चीज़ को, और जिस वजह से वो स्टेट का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता था। जिस वजह से जो अंदर जो इनलैंड एरिया के जितने भी स्टेट्स थे, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये लोग कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा से बैकवर्ड थे। और जिस वजह से ये जो फिर उसके बाद यहाँ से उठ करके लोग जो है अंदर अंदर वाले इलाकों से उठ कर और वो सब स्टेट में जो जो डेवलप्ड रीजन है वहाँ पे जाकर काम करना शुरू कर दिए। और फिर वहाँ का जो स्किल सेट और जॉब का जो वहाँ पे जो गैप है, जैसे मुंबई में आप जाओगे तो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होती है। वो शुरू से ही काम करना शुरू कर दे, वो स्किल्ड ज़्यादा होती है लेकिन उतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब वो फिर भी अब वहाँ पे उतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसको फिलअप तो करना ही है। तो उस वजह से जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जितने भी जहाँ से लोग हैं, वो लोग वहाँ जा कर के वहाँ जॉब करना शुरू करते हैं। तो जिस वजह से वहाँ पे जो नेपोटिज्म वाला जो एक भावना है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, और उस चीज़ का फ़ायदा बहुत दिन से ही जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस चीज़ का उठाते रहती हैं। तो उस वजह से वहाँ पे जो लोकल है उनको इंसाइट करती हैं, वहाँ पे माइग्रेट पॉपुलेशन है उनको परेशान किया जाता है इस वजह से। और जो डाइवर्सिटी है
उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी कहीं-कहीं पे जो है कि ये चीज़ को फ़ॉलो किया जाता है, लेकिन वो चीज़ को इसलिए सिर्फ़ फ़ॉलो किया जाता है कि जैसे अब मान लीजिए अंडमान निकोबार में ट्राइबल एरिया जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अब जाना मना कर दिया गया है टूरिस्ट को, क्योंकि वो जाके वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनको अजीब तरीके से उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाते थे। तो जिस वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को वहाँ पे जाना मना कर दिया गया और उनसे वाद-विवाद करना मना कर दिया। तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी कहीं-कहीं पे जैसे वेस्ट बंगाल है या फिर उड़ीसा है, वहाँ पे जो है कि लोग जो है अलग भाषा बोलते हैं, या फिर साउथ इंडिया है, तेलुगु, केरला, ये सब जो तेलुगु और फिर तेलंगाना में अलग-अलग जो भाषा बोलते हैं वो लोग, तो वहाँ पे आम जनता हिंदी समझती नहीं है, तो वहाँ पे आपको वहाँ का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सन ऑफ सॉइल वाला रीज़न है। लेकिन जो स्टेट जहाँ पे ऐसा कुछ रीज़न नहीं है और ज़बरदस्ती ये चीज़ किया जा रहा है, वो चीज़ गलत है और वहाँ पे जो है लोकल पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती जो है कि भड़का करके और जो नेसेसरी जो काम है, उन सब चीज़ से ध्यान हटा करके अननेसेसरी कामों पे उनका ध्यान लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे कि गुजरात के अंदर में वैसे बीजेपी रूल वहाँ पे जो सरकार थी, उनका ऐसा ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था 2017 के टाइम पे कि हमारे राज्य में 85% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जो है रिज़र्वेशन होना चाहिए, यहाँ के आदमी लोगों के लिए। और बाद में जब उसके बाद सर्वे हुआ, तो पता चला कि 92% जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल जनता का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि वहीं के लोग जो है 92% जॉब प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं और पहले से क्या मांग थी 85% होना चाहिए हमारा। तो उनको खुद से ही पता नहीं होता है कि कितना डाटा है कितना नहीं है, बस खाली दूसरे स्टेट का देखा देखी वो अपने स्टेट में जो लोगों को है मतलब थोड़ा बहुत तुच्ची राजनीति के लिए अपना जो वोट बैंक भरने के लिए वो इस प्रकार के काम करते हैं और देश के अंदर में आपस के ही जो जनता है उसमें डिवाइड क्रिएट करते हैं। अभी उसके बाद इसके कंक्लूज़न में आप क्या लिख सकते हो? कंक्लूज़न में ये लिख सकते हैं कि हमें एफ़र्ट्स चाहिए जो कि इस तरह के चैलेंजेस को मैच कर सके। जो इनलैंड के जो स्टेट्स हैं, उनको अपने स्टेट के अंदर में ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है, उसको गैप्स को फ़िल करने के लिए जितना यथासंभव कोशिश हो सके वो करना चाहिए, ताकि वहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में ना जाएँ। चाहे आपको कैनाल बनाना है या फिर बराज बनाना है, जो इनलैंड वाटरवेज़ हैं, उनको भी यूज़ कर के और फिर उसके बाद ये जो ट्रेड डेफ़िसिट और ये सब जो वाला जो सीन है, तो अलग-अलग जो इसी वजह से नहीं आती हैं वहाँ पे क कंपनीज़ बैठने के लिए, बिकॉज़ कि अब अंदर स्टेट में जाएँगी तो फिर उनको थोड़ा-सा अलग-अलग रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ये सब का जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस वजह से वो सबको थोड़ा ब्रिज करने के लिए और ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, जो कि जिनका एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट से थोड़ा कम बाँचता है और यहाँ की डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, यहाँ के डोमेस्टिक जो कस्टमर्स हैं, उनका फ़ायदा उठाना है, उनका मेन पर्पस होता है। तो उन जैसे कंपनीज़ को इनलैंड स्टेट्स के अंदर में आकर के बैठना चाहिए, उनको इनलैंड स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए काम कि वो लोग आएँ। फिर उसके बाद टूरिज़्म ये सब को डेवलप करना चाहिए और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहिए। आप देखिए कि दुबई, यूएई ये सब में क्या है, ये सब में उतना कुछ तो है नहीं। अभी जब तक पेट्रोल का इतना यूज़ नहीं हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, तो उस समय उससे पहले तक जो है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत ही गरीब कंट्री थी। फिर उसके बाद जब पेट्रोल आ गया तो अभी बहुत ज़्यादा बूम हो गया। अभी पेट्रोल ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, मुश्किल से 150 से 200 साल तक पेट्रोल मैक्सिमम लास्ट करेगा। तो वो लोग को ये चीज़ पता है कि पेट्रोल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, रिन्यूएबल की तरफ अल्टीमेटली हमें को मूव करना ही है। तो फिर से हम लोग बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएँगे, तो हमारा जो पूरा दिनार और ये सब का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो वो अपने वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे टूरिज़्म जो है आप देखोगे दुबई और यूएई के अंदर में इतना बढ़िया टूरिज़्म अब होने लग गया है वो लोग। तो ये सब जो तरीका है वो हमारे इनलैंड स्टेट्स हैं वो सीख करके और अपने-अपने स्टेट में एम्प्लॉय कर सकते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़े। सिवाय इसके कि नेटिज़्म और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो दूसरे स्टेट्स को प्रोवोक करें और फिर उसके बाद अपना होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे कि और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगा और भी जो बाहर से जो कंपनीज़ है वो वहाँ पे आएँगी नहीं, बिकॉज़ उनको लगेगा कि अरे! मुझे तो यहीं के लोगों को एम्प्लॉय करना, नहीं करूँगा तो फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे कंपनी को बंद कर दिया जाए, शायद ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो वो था आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल 4th आर्टिकल में देखिए लीडरशिप वाला, मुझे लगा था ये काफ़ी बढ़िया आर्टिकल होगा।
लेकिन इस वाले में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही इतने सारा लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है ट्रू लीडरशिप का, वो बहुत ही मतलब ऐसे फिलोसॉफिकल सॉल्यूशन है कि इसके बिना एग्जांपल के ये सब सॉल्यूशन आपको बढ़िया लगेगा नहीं। फिर भी मैं हल्का शॉर्ट में बता देता हूँ 2 मिनट में, और अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको सेग्रीगेट कर दिया है मैंने। तो ये क्या कहता है इसमें कि अभी फ़िलहाल जो वर्ल्ड ऑर्डर में लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रहा है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दो दो स्पीक जो प्रोफाउंड लीडर्स का उन्होंने यहाँ पे कोट भी डाला है, जो कि ये कहते हैं कि कभी भी, जैसे अगर वर्ल्ड में कोई चैलेंज आता है बहुत हैवी, तो उस टाइम पे कैसे चैलेंज आता है और उसके साथ हम लोग कैसे उसके साथ बर्ताव करते हैं, उससे हम लोग रिएक्ट कैसे करती है हमारी जनता, वही जो है कि हिस्ट्री क्रिएट करती है। और उस वजह से अब देखिए रिएक्ट कौन करेगा और कैसे करेगा। अगर कोई लीडर होता है किसी सोसाइटी के अंदर में, तो वही गाइड करता है उसके पॉपुलेशन को, वही ऐसे पॉलिसीज बनाता है जिससे कि पूरी पॉपुलेशन उस चीज़ को फॉलो करके और हम लोग उस वाले क्राइसिस सिचुएशन से निकल करके बाहर आते हैं। तो ये जो सिचुएशंस होते हैं, ये चैलेंजेस जो होते हैं, उसमें लीडर का पता चलता है कौन कितना बड़ा लीडर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक अलग तरह का रिट्रीट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसीज में भी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस हो रहा है। फिर उसके बाद जिंगोलिज्म, नेशनलिज्म हो रहा है, जिंगोलिस्टिक नेशनलिज्म हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, सन ऑफ सॉइल वाला सीन। फिर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। डिमांड और सिक्योरिटी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस जो है वो ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद सिविल राइट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। अभी तो कोविड-19 है, कोविड-19 से भी पहले जो है हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया के काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। इसके अलावा भी जो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज़ है, जो चाइना का इंडिया से हो गया प्रॉब्लम, यूएसए का चाइना से प्रॉब्लम हो गया, ईरान का हो गया प्रॉब्लम यूएसए से। तो ये सब जो है कि वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल जो एक 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 बैलेंस है उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देता है। और उसके बाद इसके वजह से जो है कि जो वहाँ की जो अंदर में इसके बाद में आगे देखिए कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो आजकल डिजिटल डाटा के थ्रू जो प्राइवेसी का जो हनन कर रही है उसके वजह से, और उसके ऊपर जो वहाँ की प्राइवेट जो सरकारें हैं वो भी आंख मूंद करके बैठी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंक्रोचमेंट हो गया है प्राइवेट स्फेयर का। आपका सर्विलांस के ऊपर में वो बहुत जल्दी से जल्दी अपना जो है कि वो अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं, और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ह्यूमैनिटी को भुगतना पड़ रहा है। और डिजिटल इनइक्वालिटी की वजह से आम जनता जो है काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है। डिजिटल इनइक्वालिटी इसके अंदर सर्विलांस के अंदर कैसे, बिकॉज जिसको पता है कि इस काम से ऐसे मेरे ऊपर नज़र रखा जा सकता है, वो तो इस चीज़ से बच जाता है। लेकिन जो इलिटरेट हैं डिजिटली, वो इस चीज़ के चपेटे में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका अलग तरीके से ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सब जो एक डिजिटल डिवाइड है, एक जो डिजिटल कोड वॉर चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगह पे साइबर हैक्स हो जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पैम इतना ज़्यादा हो जाता है, या फिर अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे साइट्स जो है वो हैक कर ली जाए, और रैंसम मांगा जा रहा था हर जगह से कि आप हम आपका साइट हैक कर दिए, अगर आप रैंसम नहीं दोगे तो आपका साइट का सारा डाटा खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे जो स्टैब्लिश वेबसाइट हैं उनके डाटा ही मेन उनका प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए वो लोग रैंसम भी दिए थे। तो ये सब को बचने के लिए, ये सब से हम लोग को इवेट करने के लिए एक ट्रू लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी और एम्पैथी के साथ में काम करे, और सेल्फ इफ़िकेसी जो है उसका काफ़ी अच्छा हो, ह्यूमिलिटी से वो काम करे। और ये सारा कुछ जो है वो फ्रेमवर्क किसके अंतर्गत आएगा, इंडस्ट्रीज़ और आइडियोलॉजिकल इंडस्ट्री और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उसको सारा कुछ काम करना पड़ेगा, और उसी के अंदर जो एथिकल उसका आइडियोलॉजी है वो उसी वाले फ्रेमवर्क के अंदर में उसको दिखा करके और अपने सोसाइटी को, अपने देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही एक लार्जनेस ऑफ हार्ट के साथ और विलिंगनेस हो उसका, और एबल कर वो इतना एबल हो कि अपने अपने साथ साथ अपने पर्सनल जो अपने पर्सनल और इंटेलेक्चुअल जो डेप्थ है उसका, उसके साथ अपने सोसाइटी के अंदर जितने भी जो आइडियाज़ के बैटल हैं उन सब के साथ में वो एक डिग्निफाइड सोसाइटी का
क्रिएशन कर सके। तो ये सारी बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पे नीचे लिखी गई हैं। अब इतना बड़ा मतलब अब मेरे को तो नहीं लगता जीएस-4 में भी आप इस चीज़ को लिख पाओ, बिकॉज़ इसके अंदर ये भी बात किया गया है कि एक ट्रू लीडर को स्केपगोट नहीं होना चाहिए। उसका जो डिसीज़न होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि वो अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। आप तो जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और धवन साहब का जो हुआ था, जैसे अब मिसाइल जब फेल हो गया था तो फिर धवन साहब ने खुद अपने ऊपर लिया था कि ये फेलियर जो है मेरे ऊपर है। लेकिन जब मिसाइल सक्सेस हो गया था एपीजे अब्दुल कलाम को आगे कर दिया था कि एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से ये सारा कुछ हमको हासिल हुआ है। तो ये सारा कुछ आप एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन ये सब जो बहुत सारे स्केपगोटिज्म और ये सब जो है वो थोड़ा-सा अवॉइड करने लायक वर्ड है, बिकॉज़ ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं रखा है। कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन रखा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हमारा मैरिज एज का मिसकंसेप्शन। अभी देखिए ये पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हो वुमेन्स एंड रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर से, और इसके ऊपर देखिए कि एड्रेस कैसे कर सकते हैं कि हमको ये पता है। अभी देखिए न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको 2-2 बार बता दिया। क्या है 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 18 से उठा करके और 21 साल कर देंगे। मैरिज एज मिसकंसेप्शन इस वाले आर्टिकल में आप देखिए कि क्या कहते हैं राइटर ये कहते हैं कि अभी जो ये एज बढ़ने वाला है, इसके अंदर से बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके बाद जो कंसर्न्स हैं वो क्यों कंसर्न्स है उसके बारे में जो मेन चर्चा हुई है। अभी देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर वो बताती हैं कि जो राइटर है वो लेडी है तो वो बताती हैं कि जो पॉवर्टी इन मदर है वो सबसे बड़ा की फैक्टर है जिसके वजह से जल्दी शादी कर दी जाती है। और इसके बाद अगर आप माल न्यूट्रिशन को ऊपर देखते हैं तो माल न्यूट्रिशन जो है वो इंटर जनरेशनल साइकिल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि माल न्यूट्रिशन हम ख़त्म कर देंगे, जल्दी शादी कर नहीं होगा, अगर मान लीजिए बाद में शादी होगा तो इससे क्या है कि माल न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, नहीं ये चीज़ नहीं होने वाला है। अगर कोई माँ अगर माल न्यूट्रिशन है तो उसके बाद में जो उसका बच्चा आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस जो है कि वो वही जो है माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त होगा, और जिसकी वजह से उसकी जो फुल जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो चीज़ नहीं हो पाएगा ढंग से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब इस साइकिल को बेस्ट वे आपका ये हो सकता है ब्रेक करने का कि आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स को पिक करना होगा, कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के उसको बढ़ाना होगा, तभी जो है आपका न्यूट्रिशनल और हेल्थ जो है वो बढ़ पाएगा, मदर का, और अल्टीमेटली वो इन्फेंट का भी बढ़ पाएगा। एडवांटेजेस क्या हो सकता है अगर एज बढ़ जाता है? तो एडवांटेजेस ये होगा कि गर्ल्स जो हैं वो जब छोटी होती हैं तो जैसे 18 इयर्स की होती हैं, 16 इयर्स की होती हैं, तो उस टाइम पे उनका नेगोशिएटिंग पावर्स उतना नहीं होता है, जिस वजह से वो अपने लिए डिसीजंस जो दूसरे घर जाती हैं नए घर, तो वहाँ पे अपने लिए खुद के लिए वो डिसीजंस नहीं ले पाती हैं और वो आश्रित हो जाती हैं जो दूसरा वाला घर है उसके ऊपर, और उसके बाद कहीं न कहीं उसके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उसका सही से एड्रेस नहीं हो पाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला घर कैसा है। अगर अच्छा घर है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसकी वजह से कभी-कभी फैमिली प्लानिंग का भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ 2 बातें, पहली तो कि एज गैप जो है वो 18 ईयर्स से ही जब लेडी वहाँ चली जाती है तो फिर बहुत जल्द जो है वो सामने वाले घर से ये चीज़ डिमांड होने लगता है कि फर्टिलिटी प्रूफ करने की बात होने लग जाती है। तो फिर उसके बाद जल्द से जल्द जो है कि 20 ईयर्स से पहले ही जो लड़की है वो मदर बन जाती है। तो फिर उसके बाद 20 ईयर्स, अब 35 ईयर्स तक जो लेडी है वो मदर बन सकती है। तो 18, अब देखिए 20 ईयर में पहले बन गई तो अगले बार फिर 15 ईयर का गैप उसके पास बाकी है। तो उस बीच में कम से कम 1 2 मिनिमम बच्चे तो और हो ही जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का ऑटोमेटिक राइज़ हो जाता है। तो जब 21 ईयर्स के अंदर वो जाएगी कहीं पे भी शादी करके तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट उसको डिलीवरी में कम से कम 23-24 ईयर्स हो जाएँगे। तो फिर उसके बाद जो एज गैप है सिर्फ़ 10 ईयर का ही बचेगा, और उस टाइम पे 21 ईयर्स तक में वो अपना पढ़ाई भी इतना कर लेगी कि हो सकता है कि वो उस समय तक जॉब करती रहे। तो वर्किंग वुमन के लिए बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो देश को भी वहाँ से जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। दूसरी बात, वर्किंग वुमन के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि वो इतने सारे बच्चे को डिलीवरी दे सके। तो वो ऑटोमैटिकली जो है कि वो न्यूक्लियर फैमिली का एक आप वहाँ पे बीज बोते हो, अगर आप बच्चे का 21 साल कर देते हो एज लिमिट बढ़ा करके। तो इससे फिर आगे फिर जब लेडी जो है वो थोड़ा-सा खुद से ही जो है कि थोड़ी बड़ी हो जाती है, 21 ईयर्स फुल मैच्योर अडल्ट एज है। तो उस टाइम पे फिर अगर प्रेगनेंसी भी होती है तो न्यूबॉर्न बेबी जो निकलेगा वहाँ से तो फिर वो भी काफ़ी
हेल्दी निकलने के चांसेस जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे उस समय जो मैटरनल जो डेथ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। चाहे तो लेडी के भी बहुत सारे जो अगर 18 ईयर्स 17 ईयर्स की लेडीज़ होती हैं तो वो भी जब कभी-कभी क्या होता है कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो बहुत लोग उस टाइम पे सकम कर जाती हैं और उनका डेथ हो जाता है। बहुत बार बेबीज़ जो है वो प्रीमैच्योर निकल कर के उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब भी जो है आप डेथ कम कर सकते हो अगर आप 18 ईयर्स को बढ़ा करके 21 ईयर्स कर दोगे। सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि गर्ल्स जो है वो हायर एजुकेशन तक पढ़ाई कर सकेगी। आजकल तो ऐसा होता है कि बहुत जगह पे अभी भी गाँव देहात में ऐसा होता है कि जो गर्ल्स है उसके 18 ईयर्स के बाद से ही उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाता है कि जो शादी कर लो और 21 ईयर्स तो बहुत अच्छे घरों में भी 21 ईयर्स 22 ईयर्स में बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और उनकी शादी जल्द से जल्द करने की सबको जल्दी हो जाती है। तो जब ये सारे अगर फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये मतलब सही मायने में ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर जो है कि सरकार ये भी सोच रही थी कि इससे जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन में देखिए ये जो हमने फैक्टर्स ऊपर वाले डिस्कस किए हैं, ये तो फैक्टर काम करेंगे, लेकिन दूसरे फैक्टर्स अगर आप कहो कि सिर्फ पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए अगर हम इस चीज़ को एज को बढ़ा रहे हैं, तो वो फैक्टर आप गलत सोच रहे हो बिकॉज़ इंडिया के अंदर वैसे ही फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है और फर्टिलिटी का हमने ऊपर भी बात किया कि माल न्यूट्रिशन जो है जब तक आप अपना ये पॉवर्टी नहीं खत्म करोगे तब तक माल न्यूट्रिशन कम नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन कम नहीं होगा तब तक फर्टिलिटी रेट जो है वो उतना बढ़िया नहीं निकल करके आ पाएगा। तो इस वजह से ये तो एक प्रॉब्लम है दैट इज़ देयर। उसके बाद ये बात है कि अब 21 ईयर से नीचे अगर कोई लड़की शादी करती है, मान लीजिए 20 साल की मैं शादी कर ली, तो 20 साल तो पहले भी होता था, अब पहले तो 17 साल में ही वही होता था। लेकिन अब ऐसा है कि 20 साल में अगर शादी कर लेती है और उसके बाद वो उसको प्रेगनेंसी आ जाती है, तो फिर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी। उसको ये लगेगा कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ मेरा ऐज लिखाया जाएगा, तो वहाँ पे मैं अंडर ऐज कहलाऊँगी। चाइल्ड मैरेज जो है कि उसके वजह से जो ससुराल वाले हैं और भी जो लोग हैं, वो लोग घर में ही चाहेंगे डिलीवरी हो जाए जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं बच्ची के लिए भी और मदर के लिए भी। तो ये जो एक नया प्रॉब्लम निकल कर के आएगा वो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित होगा। तब जब हमारी फर्टिलिटी रेट के लिए पहले ही हमने अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट डिस्कस किया था यूएन रिपोर्ट का और एक और रिपोर्ट आया था आई डोंट रिमेंबर कुछ एच से था यूएनएचसी ऐसे। तो उसमें वो दोनों रिपोर्ट ने ये याद बताया था कि अब इंडिया की यहाँ से जो है 2050 तक तो इंडिया का पॉपुलेशन ठीक ठाक रहेगा लेकिन उसके बाद जो 2050 तक इंडिया का पॉपुलेशन 1.60 बिलियन तक पहुंचेगा लेकिन 2100 जब ईयर आएगा आज से 100 साल मतलब 80 साल बाद तो उस टाइम पे और 15 बिलियन घट जाएगा मतलब 2.60 बिलियन होगा तो आपका इसमें 2050 में और फिर उसके बाद जब 2100 जब आएगा तो उस टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1.45 बिलियन तक पहुंच जाएगा मतलब 15 बिलियन कम हो जाएगा। तो ये मतलब 0.15 बिलियन कम हो जाए। तो ये जो एक डिक्रीज़ है फर्टिलिटी रेट के अंदर में, तो ये हमें बताता है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिक ही अपना शेप लेगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर कंसर्न छोड़ दीजिए कि आपका एज बढ़ाने की वजह से आप जो है कि मैरिज में तो कंट्रोल कर दोगे और उससे पॉपुलेशन भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, दूसरे मेजर्स जो हैं वो आपके काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो यही था हम लोग का आर्टिकल मिला-जुला कर आप इसके ऊपर अपना नोट्स देख सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अभी तुरंत मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। और ये जो स्पेस मैं छोड़ता हूँ बीच में वो इसलिए है कि ताकि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स इसके अंदर डाल सको ताकि आपको और बढ़िया इससे हेल्प हो जाए। हैव अ नाइस डे।